यस सर। तो आज जो हम लोग यस सर। यस सर। टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस। 12 ठीक है, इंसिडेंस। तो अगर एक वेव नॉर्मली किसी दूसरी सरफेस पर किसी दूसरे मटेरियल के अंदर इंसिडेंट होती है तो क्या चेंजेस आते हैं वो हमें निकालना है। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में मैं मान के चल रहा हूँ कि दिस वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो ये जेड डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, ये मेरा एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो जब z है तो z के बाद x एंड देन y, दैट मीन्स ये मेरा हो गया y। ठीक, तो y इधर की तरफ है। मैं बात कर रहा हूँ z इक्वल टू 0 वाली सरफेस पे। z इक्वल टू 0 वाली सरफेस यानी ये जो भी सरफेस है इसके इधर और इसके इधर, ये दो अलग अलग सरफेसेस मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। इधर मीडियम को चला गया, इधर मीडियम को चला गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल मीडियम 1। वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, दैट मीन्स इधर से आ रही है वेव और इधर जा रही है। तो वेव इज कमिंग फ्रॉम दिस एंड इज गोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन। ठीक, तो वेव इंसिडेंट इधर है और इधर ट्रांसमिटेड वेव होगी। तो मीडियम 1 विल ऑलवेज बी द इंसिडेंट मीडियम एंड मीडियम 2 विल ऑलवेज बी द रिफ्लेक्टेड मीडियम। मीडियम 1 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लिए सिग्मा 1 है कंडक्टिविटी मीडियम की, इसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है और परमिएबिलिटी म्यू 1 है। सिमिलरली मीडियम 2 के लिए कंडक्टिविटी एप्सिलॉन सिग्मा 2, परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 और परमिएबिलिटी म्यू 2। ये तीन पैरामीटर्स ही बेसिकली क्या बताते हैं, ये तीन पैरामीटर्स मुझे बताते हैं कि मेरी वेव जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो चेंज हो रही है या कुछ पोर्शन चेंज होगा। और यही बेसिकली मीडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर मीडियम ये कोई भी पैरामीटर चेंज है इसका मतलब दूसरा मीडियम है। ठीक है, अदरवाइज सेम। ठीक, अब मैं आपको तीन वेव्स बनाऊंगा। ठीक है, एक वेव है मेरी ये, ठीक है, और एक वेव इधर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल ए के इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यूनिट वेक्टर है बेसिकली ये। ठीक है, तो अगर मेरा ई आई इंसिडेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई आई वो इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट किस में होगा? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। मतलब एच आई का जो कंपोनेंट होगा इंसिडेंट फील्ड मैग्नेटिक के लिए वो इधर की तरफ होगा, मतलब वाई की तरफ होगा। ठीक है, ये हुआ इंसिडेंट वेव। ठीक है, ब्लू में मैंने लिखा है इंसिडेंट वेव, मतलब ये पूरी की पूरी इंसिडेंट वेव है। जो इंसिडेंट वेव आ रही थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट था, मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है? जेड डायरेक्शन में है। अब जब ये वेव इस मीडियम पर रिफ्लेक्ट हुई, इस मीडियम पर इंसिडेंट हुई, तो कुछ पोर्शन तो जो है वेव का दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया और कुछ पोर्शन दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो मीडियम में ट्रांसमिट हुआ उसको सपोज मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, और उस ग्रीन कलर से शो करने के लिए अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दैट इज ए के वेक्टर। ये कंपोनेंट मेरा ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं ई टी। एक्स डायरेक्शन का कितना कंपोनेंट ई फील्ड का ट्रांसमिट हो गया, और दूसरा है एच टी, है ना, ये ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है एच टी। ठीक, तो ये मेरा ट्रांसमिटेड कंपोनेंट हो गया और इसीलिए मैं इस वेव को बोलता हूँ ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, और तीसरा जो है वो हम डिनोट कर लेते हैं सपोज ब्लैक कलर से। ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है, कितना पोर्शन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, वेव का प्रोपेगेशन इधर की तरफ है क्योंकि अब वेव इधर न जा करके रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव उधर जा रही है। ठीक है, तो दिस इज ए के, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ए के। ठीक है,
तो अगर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ई आर इधर की तरफ है तो मेरा एच का कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड इधर नहीं होगा, किधर होगा? ए ई क्रॉस ए एच इक्वल्स टू ए पी वाले फॉर्मूले से उसकी डायरेक्शन आएगी उधर की तरफ। दैट मीन्स अगर इधर ए वाई कैप है तो उधर माइनस ए वाई कैप होगा। ये मेरा रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, और इसीलिए इस वेव को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ये तो पता है ना आपको कि कैसे हमने एच आर का कंपोनेंट उधर की तरफ निकाला? यस सर। इंसिडेंट वेव के लिए एच का कंपोनेंट मैं लिख सकता हूं डॉट प्रोडक्ट से, डॉट मतलब वेव इज कमिंग आउट, है ना। ग्रीन यानी ट्रांसमिटेड वेव के लिए भी एच कंपोनेंट है मेरा, वेव इज कमिंग आउट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो एच कंपोनेंट है दैट इज इनटू द प्लेन, दैट इज कमिंग इनटू द प्लेन, y के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एच आर का कंपोनेंट जो होगा वो माइनस ए वाई कंपोनेंट माइनस एच ए वाई की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको? इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव समझ में आ गई? जल्दी बताओ। यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं ई फील्ड की, तो मेरा ई फील्ड क्या है? ई मेरे तीन कंपोनेंट हैं, ई आई, ई टी और ई आर, तीन कंपोनेंट हैं। तो इसीलिए मैं इनकी तीन अलग अलग केसेस में स्टडी करूंगा। सबसे पहली है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव में जो भी कंपोनेंट लिखूंगा मैं उसके साथ उसके बेस में मैं आई लगा दूंगा, ई आई, इंसिडेंट, ठीक है। और मैं अपनी स्टडी को करता हूं फेजर फॉर्म में, इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लगा दिया है, ठीक है। जैसे फेजर फॉर्म में हम लिखते हैं, वेव कहाँ पर ट्रैवल कर रही है? वेव ट्रैवल कर रही है जेड डायरेक्शन में, इट इज अ फंक्शन ऑफ जेड, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ जेड इसको लिख लिया। क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी ई इंसिडेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस गामा जेड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड है और माइनस डिग्रीज हो रहा है। गामा इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दैट कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन प्लस फेज कांस्टेंट। और चूंकि वेरी इंसिडेंट वेव पोलराइज्ड है एक्स में, तो मैंने इसको लिख लिया ए एक्स कैप। लिख सकता हूं ना ऐसे? जल्दी बोलो। बोलो बच्चों, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इसी जगह पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की भी स्टडी करूं, तो इंसिडेंट फेजर फॉर्म में मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या होगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एच आई ओ ई टू द पावर माइनस गामा जेड और साथ में ए वाई कैप, है ना। ये हम ऑलरेडी देखते हैं, जानते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस एच आई को इन टर्म्स ऑफ ई आई लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ई आई ओ डिवाइड बाई ईटा, ईटा इन द मीडियम 1 ई टू द पावर माइनस गामा जेड ए वाई कैप। तो ये मेरी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस मुझे पता लग गए। अब यही सेम चीज़ करूंगा मैं किसके लिए? यही सेम चीज़ करूंगा मैं अपना ट्रांसमिटेड वेव के लिए। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूं। ट्रांसमिटेड वेव के लिए हम कैसे निकालेंगे? ट्रांसमिटेड वेव के लिए वी कैन इजीली कैलकुलेट कि जो मेरी ट्रांसमिटेड वेव है वो ग्रीन कलर से मैंने लिखी है ना। तो ई टी जेड क्या होगा? ई टी जेड होगा ई टी 0 ई टू द पावर माइनस गामा जेड साथ में ए एक्स कैप। और सिमिलरली यहाँ पर एस लगाना मैं भूल गया, एच टी एस एज अ फंक्शन ऑफ गामा सॉरी जेड इज बेसिकली व्हाट इज इक्वल्स टू एच टी 0 ई टू द पावर माइनस गामा जेड और साथ में ए वाई कैप। और इसको भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ
ये हो गया मेरा ET0 डिवाइड बाई eta2, क्योंकि मीडियम 2 में है, ये वाला मीडियम 2 है, ये वाला मीडियम 1 है, e की पावर माइनस गामा z a y कैप। लिख सकता हूं ना ऐसे? यस सर। ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट है मेरा रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। रिफ्लेक्टेड वेव की अगर मुझे स्टडी करनी है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स को मैं कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं उसको डिनोट करूंगा ER से, फेजर फॉर्म में ERS हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ Z। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा? ये होगा ER0, उसका इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड e की पावर गामा z। माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि वेव इज ट्रेवलिंग इन माइनस z डायरेक्शन। तो ये माइनस गामा क्या इंडिकेट करता है? ये माइनस z, दैट मीन्स माइनस z मतलब प्लस z डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर प्लस z होगा मतलब माइनस z डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी। और कंपोनेंट किसका पोलराइजेशन क्या है? AX क्या। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट निकालना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा HR0 e की पावर गामा z, और आएगा माइनस AY कैप। ये माइनस AY उधर की तरफ है ना? आया ना? यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? दिस इज बेसिकली ER0 डिवाइड बाई eta1 e की पावर गामा z AY कैप विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मैंने यहां ले लिया, लिख सकता हूं ना? यस सर। यस सर। मेरे पास तीन केसेस हो गए, एक इंसिडेंट वेव के लिए, एक ट्रांसमिटेड वेव के लिए, और एक रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। ये तीनों चीजें क्लियर हैं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बाउंड्री पर बात करूं, तो बाउंड्री पर मेरा रीजन 1 में है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी? उसमें दो कंपोनेंट थे। कितने? एक इंसिडेंट पोर्शन और एक रिफ्लेक्टेड पोर्शन। सिमिलरली H1 मीडियम 1 में मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर थी? वो बराबर थी किसके? HI प्लस HR के। और मीडियम 2 में E2 ये किसके बराबर था? जल्दी बताओ। ये बराबर था E किसके? T के, है ना। और मेरा H2 किसके बराबर था? ये मेरा बराबर था HT के। हाँ या ना? यस सर। ये सारे वेक्टर्स हैं। हाँ, वेक्टर लगाना मत भूलना, मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, खाली AX कैप में तो लगा दिया, है ना। ये सारे वेक्टर्स हैं, और वेक्टर मतलब ये सारे वेक्टर्स हैं, तो ये आप लगा लेना अपना आराम से, ठीक है। कोई चीज़ छूटे ना। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सारे 6 कंपोनेंट्स वेक्टर ही हैं। ये भी वेक्टर है, और इसके ऊपर वाला भी वेक्टर ही था, ये भी मेरा वेक्टर था, ठीक है। ये टोटल 6 वेक्टर्स थे मेरे पास। अब मैं इस फिगर में देखो जरा ध्यान से, इस फिगर में z इक्वल टू 0 मैंने बाउंड्री एज्यूम करी है ना। ये पूरी बाउंड्री है मेरी इधर की तरफ, ठीक। तो z इक्वल टू 0 इज अ बाउंड्री। इस बाउंड्री पर अगर मैं अपने कंपोनेंट्स की स्टडी करना चाहूँ तो लॉजिकली क्या होगा? इस बाउंड्री पर मैं क्या बोलूँगा कि बाउंड्री पर हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री पर ये बोलते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होते हैं। हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी में पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। तो सबसे पहले मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स और नॉर्मल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके बाउंड्री पर वो कंडीशन लगाऊंगा। तो अगर मैं z इक्वल टू 0 को एक बाउंड्री एज्यूम करूं, ठीक है, तो उस बाउंड्री को एज्यूम करने के बाद मैं ये बोलूंगा कि E और H फील्ड, E एंड H फील्ड्स के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं
है ना, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरी E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना E2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट से बराबर होगा, और H1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट H2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट से बराबर होगा। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि मेरा E फील्ड में दो कंपोनेंट हैं, EI और ER, है ना। देखो EI ये वाला और ER ये वाला, क्या ये इस XY प्लेन के सरफेस में टेंजेंशियल है? बिल्कुल है ना। टेंजेंशियल कौन सा होगा, x की तरफ या y की तरफ? तो ये x की तरफ है, ये टेंजेंशियल है। सिमिलरली HI और HR ये दोनों भी मेरे मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट है, एक y की तरफ एक माइनस y की तरफ। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी वेव मेरी इस XY प्लेन में टेंजेंशियल है, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, केवल वेव प्रोपेगेट हो रही है नॉर्मल डायरेक्शन में, बट देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द वेव इन दी नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल यूनिट प्लेन में कोई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस E1 फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाला, है ना। तो E1 फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, E1 tan फॉर एग्जांपल, ठीक है। और E1 tan कितना होगा, E1 tan है ना, कितना होगा बताओ, ये होगा EI प्लस ER, यही होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करता हूँ 0 पे, तो E1 z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। z इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये क्या होगा, ये होगा EI0 प्लस ER0, ठीक है। EI और ER को मैं उन एक्सप्रेशन से डायरेक्टली यहाँ रख सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कर सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड H1 tan कितना होगा, विल बिकम E नहीं HI tan प्लस HR tan, ठीक है। HI प्लस HR, ये दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर लूँगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 0 पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट है H1 का, ठीक है, E1 का या और H1 का, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना हो गया 0 पर, दिस विल बी सिंपली EI HI0 प्लस HR0। वही सेम चीज़ जो मैंने ऊपर करी, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब मुझे ये पता है कि E1 और E2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स दोनों सेम है, और ये E1 पूरी की पूरी टेंजेंशियल कंपोनेंट ही है। दैट मीन्स ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि H1 और H2 टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों सेम है बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन में पता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। तो EI0 प्लस ER0, ये हो गया E1 यानी EI0 प्लस ER0, ये किसके बराबर है, ये बराबर है E2 के। E2 क्या है, ET बाउंड्री पर यानी 0 पे। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, ठीक है। दूसरा एक इक्वेशन आएगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड वाली, HI0 प्लस HR0, उसको मैं क्या बोलता हूँ, दिस विल बी सिंपली HT0। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2 दूसरी, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लिखो कि ER0 को मैं क्या लिख लूँ, देखो EI0 क्या चीज़ है, EI मेरा कितना था, EI था मेरा ये, है ना। तो अगर मैं Z की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या आएगा, Z की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये आएगा EI0 इंटू 1 यानी EI0। सिमिलरली HI0 यानी HI0, ठीक है। सिमिलरली बाकी सारे पैरामीटर भी 0 जाएंगे, क्योंकि Z की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो E की पावर माइनस गामा Z सब जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी तीनों केसेस में 1 हो जाएगा, E की पावर 0 यानी 1। तो इस इक्वेशन को एट Z इक्वल टू 0 हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज EI0 प्लस ER0 इज इक्वल्स टू ET0।
यानी उस इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 इंस्टेंट पर, वो क्या है, EI0। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाल लूंगा मैं, दिस विल बी HI0 प्लस HR0 इक्वल्स टू HT0। यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम HI0 को इन टर्म्स ऑफ EI0 लिखेंगे। हमें पता है कि HI0 इज इक्वल्स टू व्हाट, EI0 डिवाइड बाई ईटा 1, क्योंकि ये मीडियम 1 में है, रिफ्लेक्टेड पोर्शन भी मीडियम 1 में है, तो ये हो जाएगा ER0 डिवाइड बाई ईटा 1। ठीक है, लेकिन ये होता है माइनस का, रिफ्लेक्टेड पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में माइनस AY आता है ना, इसीलिए ये माइनस का है थोड़ा। माइनस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ET0 डिवाइड बाई ईटा 2। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो यहाँ मैं ईटा 1 कॉमन ले सकता हूँ, 1 अपॉन ईटा 1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये बचा EI0 प्लस सॉरी माइनस ER0 इज इक्वल्स टू ET0 अपॉन ईटा 2। ये दो इक्वेशंस मेरे को पूरी एनालिसिस करने में हेल्प करेंगी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। सपोज ये इक्वेशन नंबर है 3 और ये इक्वेशन नंबर है 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। जल्दी बताओ। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? नो सर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में 4 को, इस इक्वेशन 4 को थोड़ा सा चेंज कर दूं, EI0 माइनस ER0 इज इक्वल्स टू ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 टाइम्स ET0 कर दूं, तो कोई दिक्कत है? कर सकता हूं ना, ईटा 1 को उधर ले गया, है ना। ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लिया सिंप्लिसिटी के लिए, ये इक्वेशन बन गई 5। अब आपने एक बार इक्वेशन नंबर 3 को और 5 को जोड़ दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, जब जोड़ोगे तो आपका EI0 कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, EI कंपोनेंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ET0। ठीक है, और जब आप इक्वेशन नंबर 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपने इसमें से इसे घटा दिया, तो EI0 कट जाएगा, ER0 और ET0 आ जाएगा, तो आ जाएगा ER0 और ET0 की टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम दो कंपोनेंट्स निकालते हैं, एक ERO को इन टर्म्स ऑफ ET0 लिखना और एक EI0 को इन टर्म्स ऑफ ET0 लिखना। ठीक है, पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन नंबर 5 से जोड़ दिया, तो ER0 से ER0 कट गया, है ना, क्या बचा 2EI0 इज इक्वल्स टू ET0 प्लस ईटा 1 ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 टाइम्स ET0। तो मैंने ET0 कॉमन ले लिया, ये हो गया ईटा 2 प्लस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2, और ये हो गया मेरा 2EI0। तो यहां से मैं EI0 की वैल्यू निकाल सकता हूं, और वो कितनी आ गई, वो आ गई ईटा 2 प्लस ईटा 1 डिवाइड बाई 2 ईटा 2 इन टर्म्स ऑफ ET0। ठीक है, यस सर। EI0 यानी इंसिडेंट पार्ट था,
और ये आया मेरा ट्रांसमिटेड पार्ट। तो लॉजिकली मुझे इंसिडेंट फैक्टर से ट्रांसमिटेड फैक्टर निकालना है, ET0 निकालना है इन टर्म्स ऑफ EI0। वो कैसे निकालेंगे हम? वो हम निकालेंगे सीधे सीधे, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो ये चीज इधर आ जाएगी पूरी। तो दिस विल बिकम 2η2 डिवाइड बाई η1 प्लस η2 EI0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? दिस इक्वेशन, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 6, and with this equation I can calculate the transmitted part of the electric field. इंसिडेंट कितना हुआ था और कितना पोर्शन ट्रांसमिटेड हो गया, मैं वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 और 5 को, है ना, तो मेरा क्या आएगा? ER0 और ER0 2 ER0 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स दिस विल बिकम ER0 2 ER0 इज इक्वल्स टू ET0 1 माइनस η1 डिवाइड बाई η2। ठीक है, तो ये हो जाएगा η2 माइनस η1 डिवाइड बाई η2 टाइम्स ET0। और ET0 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ EI0 लिख दूं, ठीक है, अगर ET0 को इन टर्म्स ऑफ EI0 लिख दूं, तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल यहाँ कर सकता हूँ मैं। दिस विल बिकम η2 माइनस η1 डिवाइड बाई η2 इंटू ET0 कितना है? ET0 है 2 η2 डिवाइड बाई η1 प्लस η2 इंटू EI0। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2 ER0। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले η2 से ये वाला η2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? मेरे पास बचा η2 माइनस η1 डिवाइड बाई η2 प्लस η1 टाइम्स EI0। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे मैं दोबारा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। दैट ER0 is equals to η2 minus η1 divided by η2 plus η1 times EI0. And this equation is, suppose, equation number 7. Now these two equations tell me कि कितना पोर्शन ट्रांसमिटेड हुआ इंसिडेंट का और कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया इंसिडेंट का। ये है रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ, दिस इज गिवन बाय η2, η1, η2 और EI0 का फैक्टर होगा। और रिफ्लेक्टेड पार्ट मैं निकाल सकता हूँ η2 और η1 के फॉर्म में कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक है मेरा ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं हम टाउ से। दैट टाउ इज बेसिकली कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ डिवाइड बाई कितना पोर्शन इंसिडेंट था, ET0 डिवाइड बाई EI0। और उसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं इस ET0 के इधर ले जाऊं तो दिस विल बिकम 2 η2 डिवाइड बाई η1 प्लस η2। दिस इज बेसिकली द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, और दूसरा मैं निकालता हूं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दूंगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो? पहले तो इसको कैपिटल गामा से डिनोट करते हैं, दिस इज कैपिटल गामा। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि कितना पोर्शन रिफ्लेक्टेड हुआ ओवर कितना पोर्शन इंसिडेंट था, कितना पोर्शन मैंने इनपुट भेजा था, कितना पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो गया। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज η2 माइनस η1 डिवाइड बाई η2 प्लस η1। दिस इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा। ये दो पैरामीटर्स या ये दो इक्वेशंस, बेसिकली आप कुछ भी बोल दो, ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, या पैरामीटर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स।
इन दोनों पैरामीटर्स के वजह से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि मेरी वेव का कितना पोर्शन इनपुट जो मैंने दिया था उसका कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ दूसरे मीडियम में और कितना पोर्शन उसी मीडियम में वापस आ गया। ठीक है, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं 1 प्लस गामा दूं, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा टाउ। कैसे हो जाएगा? 1 प्लस गामा मतलब 1 प्लस गामा यानी ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1। ठीक है, तो ये टाउ हो जाना चाहिए। टाउ मतलब 2 ईटा 2 डिवाइड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2। कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे ईटा 2 प्लस ईटा 1 मेरा आ गया एलसीएम, तो यहाँ आ गया 1 मतलब ईटा 2 प्लस ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1। तो ईटा 1 से ईटा 1 कट गया, क्या बचा? 2 ईटा 2। 2 ईटा 2 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1 यानी LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने इंसिडेंट पार्ट को अगर मैं रिफ्लेक्टेड पार्ट में ऐड कर दूं तो मुझे ट्रांसमिटेड पार्ट मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसका मतलब तो ट्रांसमिटेड पार्ट इंसिडेंट वाले पार्ट से ज्यादा होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दिस गामा इज बेसिकली इन दी रिवर्स साइड, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, दूसरी डायरेक्शन में वापस आ गया, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन से वापस आ गया। तो ये एक्चुअल में उस ट्रांसमिटेड पार्ट से कम हो गया, जा रहा था इधर, है ना, तो कुछ इधर गया और कुछ वापस आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यही वाला आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, this is negatively added with this input part. That is why we are saying that this transmitted part को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं 1 प्लस रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रांसमिटेड पार्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि ये जो गामा है और ये जो टाउ है, ये दोनों डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्यों है बताओ? डायमेंशनलेस इसलिए है क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंसेस के रेशियो है। ऊपर भी ओम, नीचे भी ओम, ओम से ओम कैंसिल, ऊपर भी ओम, नीचे भी ओम, ओम से ओम कैंसिल। तो टाउ और गामा ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये रियल हो, इट मे बी कॉम्प्लेक्स। रियल एंड इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इट मे बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों मिल सकते हैं। मतलब क्या? ईटा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो ईटा अगर एक भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो गई तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का रेशियो भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और अगर ईटा इज प्योरली रियल देन ऑटोमेटिकली दिस गामा एंड टाउ मे बी रियल। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये कि मॉड जो गामा है मेरा, यानी कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज आइदर 1 और 0। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 0। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी 0 से कम पोर्शन रिफ्लेक्ट हो। 0 से कम पोर्शन रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है? कि मेरी इंसिडेंट वेव से ज्यादा हो गई ट्रांसमिटेड वेव। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं तो दिस विल बी एडेड टू गिव यू दी ट्रांसमिटेड पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ट्रांसमिटेड पार्ट इंसिडेंट वाले से ज्यादा हो गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये पोर्शन हमेशा 1 से कम होगा या 0 से बड़ा होगा। 1 से कम क्यों होगा? अगर 1 से ज्यादा हो गया तो जितना पोर्शन मैंने इंसिडेंट दिया था उतना ही तो रिफ्लेक्ट हो सकता है। जितना पोर्शन मैंने इंसिडेंट दिया उतना पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, आगे कुछ यही नहीं, है ना। तो या तो ये इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड दिस दैट द गामा दैट इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी मोर देन 1 एंड कैन नॉट बी मोर लेस देन 0। क्लियर हो गया? यस सर। अगर ये क्लियर है तो आप मुझे बताओ फटाफट से कि मैं अगर कोई भी केस दूं जब ईटा 1 की वैल्यू ईटा 2 से ज़्यादा है या ईटा 2 की वैल्यू ईटा 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके केस में हम अलग अलग केसेस में इनकी गामा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको फटाफट से मुझे वो क्वेश्चन बताना है और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है, नोट कर लो। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन करोगे
और सोल्यूशन करने के बाद सॉल्व करोगे इसको और फिर आप मुझे भेजोगे फ्री स्पेस में, यानी z लेस देन 0, ये फ्री स्पेस है, मीडियम 1 इज फ्री स्पेस, ठीक है। इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, HIS गिवन है, और S में नहीं दे रखा, चलो इन्होंने HI दे रखा है, ठीक है, HI दे रखा है, और सीधे सीधे HI की वैल्यू कितनी दे रखी है, that HI is equals to what, HI is tan cos omega t minus beta z, AX कैप मिली एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है 10 पावर 8 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 10 पावर 8 t माइनस बीटा जेड भी लिख सकते हो, ठीक। इज इंसिडेंट, दिस वेव इज इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मली ऑन अ लॉसलेस मीडियम। अब लॉसलेस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लॉसलेस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0, सिग्मा इक्वल टू 0, और उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 2 एप्सिलॉन नॉट, म्यू की वैल्यू दे रखी है 2 म्यू नॉट, 8 म्यू नॉट, सॉरी 8 म्यू नॉट, ठीक है। रीजन है आपका z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उस जगह पे, यानी मीडियम 2 आपको दे रखा है सीधे सीधे, मीडियम 1 इज फ्री स्पेस, ये मेरा मीडियम 1 है, और ये मेरा ये वाला मीडियम जो है ये मेरा मीडियम 2 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको डिटरमाइन करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है किसको, एक मेरा HR HT और करस्पॉन्डिंगली ER एंड ET, यानी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पार्ट आपको इस वेव के करस्पॉन्डिंग आपको निकालने हैं, ठीक है। ये दोनों आपको क्वेश्चन, दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं फटाफट से, और फिर इसका सोल्यूशन मुझे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे शाम से पहले पहले भेजोगे, ठीक है बच्चों। ये सडीकू में, सडीकू जो बुक है उस बुक में ये क्वेश्चन गिवन है एज सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 399, पेज नंबर 399 पे सडीकू बुक के, ओके सर। बुक का 4th एडिशन है मेरे पास, उस 4th एडिशन में पेज नंबर 399 पे एग्जाम्पल नंबर 9.7 ये गिवन है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन भी इसका गिवन है, लेकिन आप पहले कोशिश करोगे इसको खुद से सॉल्व करने की। कोई डाउट हो तो एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लेना कि मैंने क्या पढ़ाया है आज, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं होगा तो हम कल जब क्लास में मिलेंगे तो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं सेशन कर रहा हूँ।